नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। केंद्र सरकार ने दिया चीन को एक और झटका, एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए अब रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर AC के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एयर कंडीशनर्स के साथ रेफ्रिजरेंट्स की आयात नीति को मुफ्त से प्रतिबंधित की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। माना जा रहा है सरकार ने यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया है। चीन और थाईलैंड से मुख्य रूप से देश एयर कंडीशनर आयातक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों से भारत का 90% तक सामान आयात होता है। शेयर बाजार से बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में तेजी। बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र की कंपनियों में लिवाली के दम पर शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही। BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 320.33 अंक मजबूत होकर 40,048.74 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह NSE का निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 86.75 अंक यानी 0.74% बढ़कर 11,767.10 अंक पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ONGC, कोटक बैंक, NTPC और भारती एयरटेल के शेयर मजबूती में थे। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर बढ़त में कारोबार कर रहे थे। कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए मामलों के पुनः तेजी को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच एशियाई शेयर बाजार मिश्रित कारोबार कर रहे थे। बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 1066.33 अंक यानी 2.61% लुढ़ककर 39,728.41 पर बंद हुआ था। मौसम समाचार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में 2 दिन होगी भारी बारिश। मानसून विदाई का मौसम है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। इसकी वजह है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र। अब इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कोंकण पर निम्न दबाव की स्थिति अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। यह आगे कहा गया है कि अगले 48 घंटों में यह मजबूत होगा और कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम विभाग ने कहा कि इस चक्रवाती स्थिति के प्रभाव के कारण अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र, कोंकण और दक्षिणी गुजरात के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसलिए पश्चिमी महाराष्ट्र और तटीय जिलों में बुधवार से भारी बारिश जारी है, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। पशुधन विभाग घोटाला, इप्स अरविंद सेन की रियल एस्टेट कंपनी में आरोपी आशीष राय ने भेजी बड़ी रकम। उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में आरोपी IPS अरविंद सेन से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों का खुलासा भी जांच के दौरान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद सेन श्यामा स्क्वायर LLP कंपनी में डायरेक्टर हैं। कंपनी की दूसरी डायरेक्टर आराधना कुमारी हैं। जनवरी 2017 में बनी ये कंपनी रियल एस्टेट का काम करती है। इस कंपनी का दफ्तर लखनऊ में गुडबा के आदिल नगर इलाके में है। 5 लाख नकद लिए। पुलिस की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इस कंपनी के खाते में फर्जी टेंडर घोटाले के आरोपी आशीष राय की तरफ से बड़ी रकम भेजी गई। इस कंपनी के बैंक स्टेटमेंट से यह जानकारी मिली है। वहीं अभी तक की जांच में सामने आया है कि अरविंद सेन ने आशीष राय से 5 लाख रुपए नकद लिए हैं। बता दें, इंदौर के एक व्यापारी मनजीत सिंह ने पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर आशीष राय और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करवाई थी। अमेरिकी चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर। चुनावी रैली में भीड़ देखकर जोश में आए ट्रंप, कहा जो बिडेन अमेरिकी चुनाव इतिहास के सबसे कमजोर उम्मीदवार। अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ट्रंप ने बिडेन को अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार बताया है। नॉर्थ कैरोलिना की रैली में भीड़ देखकर जोश में आए ट्रंप ने कहा, मैं राष्ट्रपति की राजनीति के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं और अगर मैं हार जाता हूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। काश वह अच्छा होता तो मुझ पर दबाव कम होता। ट्रंप ने याद दिलाया कि हाल ही में कैसे जो बिडेन अपने भाषण के बीच में ही राष्ट्रपति पद के पूर्व रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी का नाम भूल गए। राष्ट्रपति ने कहा, यह अविश्वसनीय है। यह कितनी खराब बात है। यह बहुत ही शर्मनाक है। अगर वह जीतते हैं तो चरम वामपंथी देश चलाएंगे। वह देश नहीं चलाएंगे। चरम वामपंथी सत्ता हथिया लेंगे। हम जीतकर व्हाइट हाउस में 4 साल और रहेंगे। उन्होंने कहा, यह चुनाव एक सरल विकल्प है। अगर बिडेन जीत जाते हैं तो चीन जीत जाएगा। ऐसे सभी अन्य देश जीत जाएंगे। सब हमें नुकसान पहुंचाएंगे। यदि हम जीतते हैं तो आप जीतते हैं, पेंसिल्वेनिया जीतता है और अमेरिका जीतता है। बहुत ही सीधी बात है।
हाथरस केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाथरस केस एसआईटी जांच पूरी, सरकार को जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट। हाथरस केस की जांच सीबीआई कर रही है। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज हाथरस कथित गैंगरेप मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी। एसआईटी जल्द ही सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि हाथरस रेप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई की एक टीम हाथरस में दलित समुदाय की युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हत्या के मामले की जांच के लिए मंगलवार को उसके गांव पहुंची है। इस दौरान सीबीआई के अफसरों ने गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की थी। सीबीआई की टीम 14 तारीख की मौका ए वारदात 30 तारीख के अंतिम संस्कार स्थल का दौरा किया था। वहीं हाथरस मामले में एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस मामले में अब एक ऐसे शख्स का बयान सामने आया है जो दावा करते हुए कह रहा है कि वारदात के वक्त वो घटनास्थल के कुछ दूरी पर ही मौजूद था। हाथरस केस के चश्मदीद विक्रम सिंह नाम के युवक का कहना है कि कथित तौर से गैंगरेप पीड़िता गंभीर हालात में जिस खेत में मिली थी वो उसका ही है। गोल्ड रेट में बदलाव सामने आया है। गोल्ड प्राइस टुडे, आज सोने के दाम में आए भारी गिरावट। जानिए क्या है आपके शहर में गोल्ड का रेट। देश में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर के लिए एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.4% घटकर 50,360 प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। वहीं चांदी का वायदा कीमत 61,512 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। भारत में इस हफ्ते सोने तथा चांदी की कीमतें अस्थिर रही हैं। सोने की कीमत पिछले सत्र में 0.3% तक बढ़ गई थी, वहीं चांदी 0.3% तक फिसली थी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अगस्त महीने में सोने की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी। इसके अलावा चांदी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,051 रुपये प्रति ग्राम तय किया। अपने एक बयान में आरबीआई ने कहा, बॉन्ड का मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के आखिरी 3 कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बंद भाव के आधार पर 5,051 रुपये प्रति ग्राम है। बता दें कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में तीसरे दिन लगातार सोना चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान सोने की कीमत 32 रुपये घटी और 51,503 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 626 रुपये प्रति किलोग्राम घटकर 62,410 रुपये हो गई। वहीं उज्जैन में सोना स्टैंडर्ड 51,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि सोना रवा 51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तक बेहतर, राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला। आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के जीडीपी अनुमान को लेकर हमला किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर तंज किया, बीजेपी सरकार की एक और शानदार उपलब्धि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोविड को भारत से बेहतर तरीके से संभाला। एक दिन पहले राहुल गांधी ने बांग्लादेश का नाम लेकर बीजेपी पर टिप्पणी की थी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, बीजेपी की नफरत भरी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की एक और शानदार उपलब्धि, बांग्लादेश भारत को ओवरटेक करने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। आईएमएफ के ताज़ा अनुमान के मुताबिक इस वित्त वर्ष में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 0.40% और 5% की गिरावट आएगी, मगर भारत की जीडीपी में इस वित्त वर्ष में 10.3% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत सरकार ने आईएमएफ के अनुमानों को महत्व नहीं देते हुए कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी की दर बढ़ी है। सरकार ने ये भी दावा किया है कि भारत की जीडीपी बांग्लादेश की जीडीपी से 11 गुना ज्यादा बढ़ी है। रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर। आम आदमी के लिए रेगुलर ट्रेन कब होंगी शुरू, रेलवे ने दी इसकी पूरी जानकारी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वी के यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नया टाइम टेबल तब आएगा जब रेगुलर ट्रेनें शुरू हो जाएगी। जब तक कोरोना की स्थिति सुधरती नहीं है, तब तक नया टाइम टेबल नहीं लाया जाएगा। रेगुलर ट्रेन कब से चलेगी, ये बताना फिलहाल मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 महामारी की वजह से 22 मार्च से सभी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज पर रोक लगा रखी है। हालांकि मांग व जरूरत के मुताबिक इस वक्त रेलवे देश में नियमित रूप से 300 से अधिक स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चला रही है। 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जिन्हें क्लोन ट्रेन नाम दिया गया है। आईआरसीटीसी ने 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस ट्रेनों की सेवा फिर शुरू करने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी की वजह से 7 माह पहले तेजस की लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई सेवा रोक दी गई थी। इसके अलावा हाल ही में रेलवे बोर्ड ने विभिन्न जोन्स को 39 नई ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। नई मंजूर सभी 39 ट्रेनें एसी होंगी। पैसेंजर ट्रेन आमदनी कम रहने का अनुमान। रेलवे चेयरमैन वी के यादव ने बताया कि इस साल फ्रेट रेवेन्यू पिछले साल से ज्यादा होगा, लेकिन पैसेंजर ट्रेन आमदनी पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है। हालांकि कुल आमदनी को बढ़ाने के लिए खर्चों में कटौती कर रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़े साइबर अटैक की खबर सामने आई है।
फूड एंड पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम पर बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने डेटा चोरी कर इतनी रकम मांगी। देश की जानी मानी फूड एंड पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम पर बड़ा वायरस अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक में कंपनी के मार्केटिंग से लेकर कई तरह के डेटा को डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी के अहम डेटा को चुराने की भी बात सामने आई है। इन डेटा के एवज में साइबर क्रिमिनल ने से 7 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। ये वायरस अटैक 12 जुलाई की देर रात में हुआ था। इस मामले में हल्दीराम कंपनी के डीजीएम आईटी ने कुछ दिन पहले शिकायत की है। इस मामले में नोएडा पुलिस को शिकायत मिली है, लेकिन अभी नहीं हुई है। हल्दीराम कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के सेक्टर 62 के सी ब्लॉक में है। यहीं से कंपनी का आईटी विभाग संचालित नियंत्रित किया जाता है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक 12-13 जुलाई की रात को कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस के सर्वर पर साइबर अटैक किया गया। कंपनी के मार्केटिंग बिजनेस से लेकर अन्य विभाग का डाटा डिलीट किया गया है। कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब हैं। हैकर्स ने कंपनी के आला अधिकारियों से संपर्क किया, डाटा वापस करने के लिए 7.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।